सो यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। हाँ जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, गेमिंग नहीं करने वाले हैं। और गेमिंग अगली वीडियो में पक्का ज़रूर से करेंगे, पर अभी के लिए अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स को आज हम लोग आपको समझाने वाले हैं। तो मेरा आपसे एक पहला सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, इसका जवाब आप लोगों को मुझे नीचे चैट आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है प्रीमियर है। तो या तो नीचे चैट में जवाब दे दो, या तो आप हमें नीचे, अगर आप अभी प्रीमियर अभी लाइव नहीं देख रहे हो तो नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो फटाफट से जाओ, और इसका जवाब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैं 10 तक ही फटाफट से वेट करता हूँ, फिर आपसे पूछेंगे कि इसका जवाब क्या है। तो ऐसे अभी ज़्यादा देर हुई भी नहीं है, आप वीडियो पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, वो जो रिसोर्स, उसका मतलब होता है जो रिसोर्स जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, उसकी स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? जो रिसोर्स जो कि बनाया जा रहा है ह्यूमन के द्वारा बाय यूजिंग देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ गए ना? अब एक एक लाइन को बार बार नहीं बोलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर के ऊपर। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। अब जो इंसान है, जो आप हो, मैं हूँ, ह्यूमंस है, जो इंसान है, वो जो है नेशंस के सबसे बड़े रिसोर्स है, क्योंकि उनकी स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो रिसोर्स बनाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ऑलमोस्ट जितने, अगर 60 to 75% जो रिसोर्स बन रहे हैं ना, उसमें जो 75% जो होता है ना, जो रिसोर्स जो बन रहे हैं उसमें जो 75% जो हो रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स द्वारा ही बनाया जाता है। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि जो रिसोर्सेज होता है वो ह्यूमन के द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए हम लोग उन्हें कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो कि एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले भी बता दी है। अब बढ़ते हैं आगे वाली लाइन पे, जो कि है नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। तो गाइज ये जो लाइन है, इसका जो जवाब है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मुझे करना है। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन पता है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे समझाएं। मैं तो आपको हर वीडियो में ऐसे स्टडीज़ वाली वीडियो में समझाता ही रहता हूँ, मगर आज मैं आपको एक ऐसा मौका दे रहा हूँ जिससे आप मुझे समझा सकते हैं। ठीक है, मुझे इसका मतलब पता है, मगर अच्छे से तो समझाएगा ना कमेंट में, या नीचे जो चैट आ रहा है, तो प्रीमियम है तो नीचे चैट आ रहा है, वहाँ पे जल्दी से जाओ, समझाओ कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। मुझे पता है, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, अगले वीडियो में बताऊँगा इस जो लाइन है उसका मतलब। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट्स turn them into रिसोर्स, हेंस ह्यूमन रिसोर्स। ये सेम लाइन मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दी है। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्स जो कि बनाया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, उनकी डिमांड, उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब जो चीज़ें इनकी यूज़ करके जो रिसोर्स बनाया जाता है उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यही सेम लाइन मैंने आपको पहले भी समझा दी है। और हाँ गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी PD2 एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम्स है, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आपके ये चैप्टर आ रहा है तो भाई लिख के ले लो 100% ये सवाल, ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। 100 तो नहीं बोलूँगा, बट 99% चांस होते हैं कि टीचर ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, व्हाट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स। ये 99% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस द अल्टीमेट रिसोर्स से अगर मैंने आपको बताया कि 70 जो रिसोर्स बनता है उसमें से 75% जो रिसोर्स होता है ना, वो ह्यूमंस रिसोर्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हेल्दी, एजुकेटेड,
एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर टू देयर डिमांड। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है? अब इस लाइन का ये मतलब हुआ कि भाई जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी मोटिवेशन को यूज़ करके, यूज़ तो नहीं, उनका इस्तेमाल करके रिसोर्स बनाया जाता है उनकी ही रिक्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो कोई आदमी है, मतलब कोई इंसान है, बहुत मोटा है, ठीक है, बहुत मोटा है, तो अब उसको वो चाहता है कि भाई मैं पतला हो जाऊँ, और उसके पास दिमाग है, मोटिवेशन है, और सब कुछ है उसके पास, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ है उसके पास। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब अपने एजुकेशन, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल्स को यूज़ करके एक ऐसा रिसोर्स बनाएगा जो कि इसके रिक्वायरमेंट का है। जैसे कि वो मोटा है, उसे पतला होना है, तो पतला होने के लिए वो एक रिसोर्स बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? अपने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान जो है अपना रिसोर्स बनाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, वो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे वर्ल्ड में। जो ह्यूमन रिसोर्स है वही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे वर्ल्ड में, और जो बाकी के हैं वो नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जो ह्यूमन रिसोर्स है सिर्फ वो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे वर्ल्ड में। बाकी के जो रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, और ये सब जो है ना, ये सब जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। तो इस लाइन में ये समझाया जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर इंसान को एक दूसरे पर्टिकुलर इंसान से कैसे डिफर कर सकते हो, इन दोनों में कैसे डिफरेंस ढूंढ सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? वापस से समझाता हूँ। इंसान को दूसरे इंसान से कैसे डिफर किया जा सकता है, मेरे को और आपको, ठीक है, कैसे डिफर किया जा सकता है? या तो उनका सेक्स देख के, उनका जेंडर देख के कि वो मेल है, फीमेल है, या तो उनकी एज देख के, वो बड़ा है, वो 22 साल का है, वो 21 साल का है, या वो 12 साल का है, वो 13 साल का है। ठीक है, और उसकी एजुकेशन लेवल, कि मैं 8th में हूँ, वो 12th में है, या वो फर्स्ट ईयर में है, वो फर्स्ट में है, जो भी, इन सब चीज़ों से मेरे जो इंसान को है वो दूसरे इंसान से डिफर किया जाता है। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती है। अब जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसकी हाइट अभी बहुत छोटी है, मान लो अभी है 3 फीट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि 3 फीट ही रहेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, तो उसकी जो हाइट है वो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि टाइम के समय चेंज होती रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कोई इंसान है वो 3 फुट का है, वो 3 फुट का ही रहेगा, वो बड़ा होएगा, 4 फुट का होगा, 5 फुट का होगा, 5.2 फुट का होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसे ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बदलती है एक इंसान के अंदर। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन। तो इस मेन टॉपिक को समझने के लिए ना, अब सिर्फ ये वाला जो है ना, ये ड्राइंग जो भी डायग्राम सकते हैं, इस डायग्राम को समझ लो बढ़िया अच्छी तरीके से। मतलब ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन और इन ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरा आपको समझ आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट पूरा इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे, फिर ये जो लिखा हुआ है इसे भी समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले इस डायग्राम के ऊपर। अब यहाँ पे आप जो येलो येलो देख रहे हो ना, ये येलो येलो पीपल, ये वो पीपल हैं जो कि एशिया में रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर पढ़ो तो ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, अगर मान लो दुनिया में सिर्फ 100 पीपल ही होते, तो इतने जने जो ये है ना, इतने जने एशिया में रहते। ठीक है, और ऑरेंज वाले हैं वो ये इतने हैं, वो सारे यूरोप में रहते हैं, ये सारे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में रहते, ये वाले अफ्रीका में रहते, ये वाले सेंट्रल एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका में रहते, ये नॉर्थ अमेरिका में रहते, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वहाँ पे रहने वाले होते। ठीक है, अगर 100 जने होते दुनिया में तो। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एशिया में जो जितने लोग हैं ना उनका परसेंटेज अगर गिना जाए तो 100 लोग हैं, और अगर अप्रॉक्स देखे तो ये है कुछ 60 to 61 लोग, सॉरी 60 to 61 लोग, 61 to 62 लोग। ठीक है, 60 मतलब इसका मतलब ये होगा कि भाई 62% जो लोग हैं वो एशिया में रह रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यूरोप का अगर देखें कि उसका एवरेज कितना हुआ तो वो कुछ 11-12 है। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, वो 11-12% है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका की तो वहाँ पे जो है जो लोग हैं वो कम से कम है 13 से 14, अप्रॉक्स 13 से 14%। और अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका की तो उधर है कुछ 8% ही लोग हैं वहाँ पे रहने वाले। और अगर हम लोग बात करते हैं अभी नॉर्थ अमेरिका की तो वहाँ पे है कुछ 5%। ठीक है ना, समझ रहे हो, यहाँ पे है 5%। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, पैसिफिक आइलैंड की, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो है सिर्फ 1%, ओनली 1%। सोचो भाई, 1% मतलब पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1% लोग इधर रहते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड, इन जगहों पे सिर्फ 1% लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम तो हमने एक बार समझ लिया है। अब आते हैं इसकी रिटन लैंग्वेज में। तो द वे इन विच पीपल आर सेपरेटेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो लोग हैं उनको वर्ल्ड में हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि इस जगह में ये लोग रहेंगे, इस जगह में ये लोग रहेंगे, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अमेरिका में ये वाले लोग रहेंगे, सॉरी यहाँ पे ये लोग रहेंगे, इंडिया में ये लोग रहेंगे, अफ्रीका में ये लोग रहेंगे, चाइना में ये लोग रहेंगे। ठीक है, समझ लो ना बात। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसे हम लोग कहते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको समझाते हैं। पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 90% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ 30% एरिया में रहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार वापस आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के साथ। तो मान लो यहाँ पे ये एक इंडिया का मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा ही गंदी है। ठीक है, मान लो अगर ये एक इंडिया का मैप है, पूरा ये जो है ये पूरा इंडिया का मैप है। अब मान लो इसमें जो 90% लोग हैं, ये जो ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर ये लोग, ठीक है, ये लोग सिर्फ 30% एरिया में रहे, ये 10 हो गया। अब इसके 3 गुना, इतना और इतना। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार रुको, एक बार वापस से बना देता हूँ। थोड़ी रफ डायग्राम बना रहा हूँ अभी। ठीक है, तो कुछ अप्रॉक्स इतना 30% होगा, अप्रॉक्स मान के चलें तो इतना पूरे 90% लोग सिर्फ इतने से एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, अब आपको शायद थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। अब परफेक्टली वापस एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया ना, ये सेम चीज़ वापस रिपीट करो। ठीक है, ये वर्ल्ड है, आई मीन ये मैप है इंडिया का। इसके जो 90% लोग हैं, ये ऊपर वाले लोग, ये यहाँ वाले, ये अगर सिर्फ 30% एरिया में रहे, इस वाले एरिया में रहे नहीं रहते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है, मैं अभी सिर्फ एक इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे है नहीं ऐसा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ एक बढ़िया तरीके से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड का वो एक बहुत ही अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, बहुत अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसे? क्योंकि ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जने रहते हैं, जैसे एक एशिया का एग्जाम्पल ले लो, और ऐसे भी एरिया है जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम लोग, व्हाट्स गोइंग ऑन, सॉरी, तो सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड में रहते हैं। तो यही डिफरेंस है कि भाई वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
सम एरियाज आर वेरी क्राउडली एंड सम आर स्पेरली पॉपुलेटेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत से लोग रह रहे हैं और कुछ जगह है जो जहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन अमेरिका। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरियाज जो है वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। ये जो कुछ जगह है ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब वो है, पॉपुलेटेड है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, डेजर्ट्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ इन जगहों पे बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं, क्योंकि जो पीपल्स होते हैं वो प्लेन एरियाज पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, अब इसको भी आपको मैं एक छोटे से डायग्राम के साथ समझाता हूँ। मान लो कि ये एक इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है। अब इसके साउथ में 5 लोग रह रहे हैं मान लो। ठीक है, तो ये कम है, 5 लोग कम है। अब अगर इसको नॉर्थ से कंपेयर करें, इसमें मान लो 13 लोग रह रहे हैं। ठीक है, इधर 13 लोग रह रहे हैं, इधर 5 लोग रह रहे हैं, तो डिफरेंस है। जो साउथ है वहाँ पे कम लोग रह रहे हैं, इक्वेटर की साउथ में कम लोग रह रहे हैं और नॉर्थ में ज़्यादा लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। तो यही इस लाइन में समझा रहा है कि जो इक्वेटर की जो नॉर्थ है वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे हाई लोग हैं, ज़्यादा है, और यहाँ पे लो है, कम लोग हैं। ठीक है, तो यही इस लाइन में डिफर समझाया जा रहा है कि नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, साउथ में कम है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि अप्रॉक्स 3/4 मतलब अप्रॉक्स 75%। ठीक है, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका। कितनी बड़ी बात है, मतलब 75% से भी ज़्यादा लोग एशिया और अफ्रीका में रह रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। इस लाइन में ये समझाया जा रहा है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो 10 कॉन्टिनेंट्स के अंदर लिव करती है। ठीक है, जो 60% लोग हैं वो 10 कॉन्टिनेंट्स में रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। अब इसमें बोला है हर एक कॉन्टिनेंट में 100 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अप्रॉक्स 100 मिलियन, कितनी ज़्यादा अमाउंट है। 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं एक कंट्री में। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अप्रॉक्स 7 से 8 पेज का है। हाँ, 8 पेज का है। तो अभी इस पार्ट में हम लोग सिर्फ 2 ही पेज पढ़ रहे हैं। अब सेकंड, इसके 4 पार्ट होंगे, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हर पार्ट में 2-2 पेज आपको हम लोग सब समझाएंगे, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के 4 पार्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना काफ़ी होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ समझ आई है अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ समझ आई है या कुछ भी समझ आया तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जाके लाइक कर दो। और हाँ गाइज, एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर मेरे 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करवा देते हो तो गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। तो वो सरप्राइज़ आपको बाद में ही पता चलेगा, और वो सरप्राइज़ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि उस सरप्राइज़ में आपको मेरे डे टू डे रूटीन हर रोज़ की पता चलती जाएगी। ठीक है, अब बहुत लोगों ने गैस कर लिया होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा, और अगर वो पता लगाना है क्या चीज़ है तो फटाफट जाओ नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिनको पता लग चुका है वो भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि जिन लोगों को नहीं पता चला है उन्हें भी पता चल जाए। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में काफ़ी होगा। अगर आपको आज के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो गाइस, बाय बाय।
व्हाट्स इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। और पार्ट वन में हम लोगों ने इसके 2 पेज ये वाला और ये वाला पेज पढ़ लिया था, और ये है पार्ट 2 जिसके अंदर हम लोग ये वाला और ये जो नीचे वाला है ये इसको पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई थी हमारी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का, तो इसीलिए ही। और आज की वीडियो में वही 2 पेज पढ़ाएंगे। पार्ट 2 है ये इस चैप्टर का, और इसके मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस चैप्टर के पूरे 4 पार्ट होने वाले हैं, और हर एक पार्ट के अंदर हम लोग आपको 2-2 पेज समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है उसे चालू करते हैं यहाँ से, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी जो मेन डेफिनेशन है उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी ओके, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना, जो पीपल जो होते हैं जो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में रहते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक इंडिया का मैप है, ड्राइंग गंदी है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो ये इंडिया है, तो जो इतने से एरिया में रह रहे हैं ना, जो यूनिट पर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, जो इतने से एरिया में रह रहे हैं ना, वो होगी पॉपुलेशन डेंसिटी। जितने लोग उसमें से रह रहे होंगे ना, वो होगी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब बारी आती है, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर यूनिट पर स्क्वायर किलोमीटर। अब वही है, हर एक किलोमीटर, हर एक किलोमीटर स्क्वायर, हर एक किलोमीटर का स्क्वायर जो होता है ना, एक सेकेंड, पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसको हम लोग एक तरह से डिफाइन करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The average density of population in the whole world is 51% peoples per square kilometer। अब एक स्क्वायर किलोमीटर में एक किलोमीटर स्क्वायर में अप्रोक्सीमेटली 51 लोग रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। एक इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में 1 किलोमीटर स्क्वायर में जस्ट 51 लोग रह रहे हैं। ठीक है, साउथ एंड सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब इसमें ये बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, जैसे कि साउथ और सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, यही कुछ 2-3 जगह यहाँ पे पर्टिकुलर जगह डिफाइन नहीं की हुई है, एक एरिया दिया हुआ है कि इस जगह पे इतनी सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की, जो कि होते हैं ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। ठीक है, अभी पहले हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टोपोग्राफी से। ठीक है, तो पीपल ऑलवेज रेफर टू लिव ऑन प्लेन एरियाज रेदर देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज। अब इसमें ये बोला हुआ है कि जो इंसान है, हम हैं, आप है, वो ज़्यादातर प्लेन एरियाज में ही रहते हैं। ठीक है, माउंटेन एरियाज में, प्लेट्यूज एरियाज में यहाँ पे जो है कम लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया। ठीक है, अभी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग होते हैं वो प्लेन एरिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं व्हेन कम्पेयर टू माउंटेन एंड प्लेट्यूज। तो अब वो होता ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है, वो अभी आगे पढ़ते हैं। बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग।
क्योंकि गाइज ये जो एरियाज होते हैं ना, प्लेन एरियाज जो होते हैं ना, वो फार्मिंग के लिए सूटेबल होते हैं। तब फार्मिंग के लिए एक अच्छी जगह होती है जहाँ पे हम बढ़िया तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। अब मान लो माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन है, ठीक है, अब इधर आप कैसे फार्मिंग करोगे भाई? अगर बारिश आएगी, सब ऐसे पानी पानी गिरेगा, सब आपकी जो सॉइल है या क्रॉप्स है वो सब डैमेज हो जाएगी। तो माउंटेन में तो करना बहुत मुश्किल है। प्लेट्यूज में भी हाँ ठीक ठाक हो जाती है, अगर हम लोग प्लेट्यूज के बारे में भी देखें तो ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है, फार्मिंग जो है। सॉरी, हाँ तो अभी मैं बोल रहा था, हाँ प्लेट्यूज में भी जो है ठीक ठाक जो फार्मिंग है वो हो जाती है, मगर जो प्लेन एरियाज होते हैं ना, उधर फार्मिंग का तो भाई सबसे मतलब बहुत अच्छी जगह है फार्मिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़, अब वही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम, सर्विसिंग का काम और ये सब ज़्यादा होते हैं प्लेन एरियाज में व्हेन कंपेयर टू माउंटेन एंड प्लेट्यूज एरियाज। The Ganga Plain and are the most densely populated area of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. वही सेम लाइन डिस्क्राइब की हुई है यहाँ पे। जो प्लेन एरियाज है जैसे कि जो गंगा प्लेन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, और जहाँ जो कि माउंटेन एरियाज है जैसे कि एंड्स हो गया, अल्प्स हो गया, हिमालयाज होगा, वो स्पेरली पॉपुलेटेड है। क्लाइमेट, अब बारी आती है क्लाइमेट की। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में कि भाई अब क्लाइमेट के थ्रू क्या जोग्राफिकल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब क्लाइमेट में क्या है, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट एंड पोलर रीजन्स। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो पीपल होते हैं ना, वो ऐसे प्लेसेस जो होती है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले प्लेसेस को अवॉइड करते हैं। जैसे कि कोई ऐसे डेजर्ट हो गया तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जैसे कि पोलर रीजन्स हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है, तो वहाँ पे रहना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी जगहों को इंसान थोड़ा वो अवॉइड करते हैं। तो जैसे कि अब रीजन हो गए जैसे कि रशिया में, कनाडा में, अंटार्कटिका में, ये सब सब चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहती है, तो यहाँ पे थोड़े कम लोग रहते हैं। जैसे रशिया की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, कनाडा की भी ठीक ठाक है, और अंटार्कटिका की तो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब इसके थ्रू आप समझ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल के बारे में। अब सॉइल कैसे इफेक्ट करती है, जो फैक्टर्स है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें सॉइल का क्या काम होता है मेन, ठीक है। द फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वही सेम लाइन को वापस से रिपीट किया हुआ है, उसको थोड़ा फर्दर क्लासीफाई करके। अब जैसे फर्टाइल सॉइल होती है वो सिर्फ मतलब ऐसे सूटेबल एरियाज में, जो सॉइल जो होती है ना, वो सिर्फ सूटेबल एरियाज में ही फर्टाइल रह पाती है। अब जैसे जो प्लेन एरियाज होते हैं वहीं पे सॉइल जो है फर्टाइल रहती है, ठीक है। अब मान लो माउंटेन है तो वहाँ पे फर्टाइल रहना बहुत वो रेयर होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है। प्लेट्यू में हाँ ठीक ठाक हो जाता है, मगर फिर भी ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा होती है प्लेट्यू में भी, तो वहाँ पे भी हल्का बहुत दिक्कत होती है सैंड सॉइल को फर्टाइल रहने में, और वो फिर वही एग्रीकल्चर के बहुत काम आएगा। Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Yonghe, Shangyang in China, and the Nile in Egypt are densely populated. वही है, सारी की सारी रिवर्स है, जैसा कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया में है, योंग है चंगजियांग जो कि चाइना में है, नाइल रिवर जो कि इजिप्ट में है, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। अब बात करते हैं कि वाटर का क्या रोल होता है इसी सेम टॉपिक के ऊपर। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन में वाटर का क्या रोल रहता है। पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। जो पीपल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं जैसे आप और मैं, वो ऐसी जगहों पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि हम अच्छे से पानी पी सके, पानी की कोई कमी ना हो। A river valley of the world is densely populated while deserts are sparsely populated.
वो ही सेम लाइन को वापस से बोला गया है कि जो रिवर वैलीज होती है वहाँ पे वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है और वहीं पे डेजर्ट जो है वो स्पेयरली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस इन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड discovery of oil in the Middle East led to settling of people in these areas। अब जो मिनरल्स होते हैं, जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होती है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे डायमंड माइन हो गई साउथ अफ्रीका में, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लेड टू सेटल पीपल इन दीज एरियाज। तो यहाँ पे जैसे जो जहाँ पे डायमंड माइन्स होगी, ऑयल ऑयल फाउंड किया गया था, डिस्कवर किया गया था, तो वहाँ पे जो पीपल की सेटलमेंट है वो ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने तो बात की जोग्राफिकल फैक्टर्स की। अब बात करते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सोशल, उसके बाद 2 पॉइंट और है कल्चरल एंड इकोनॉमिक। तो वही जो हेडलिंग है उसी के ऊपर है, पहला सोशल, फिर कल्चर, फिर इकोनॉमिक। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं सोशल के बारे में। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एकदम सही बात बोली है। जो एरियाज होते हैं जहाँ पे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी है, तो वहाँ पे पीपल ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। जैसे अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी फिर भी हाँ है, मगर उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर यूएसए में और वहाँ है। और हाउसिंग है, एजुकेशन है बढ़िया, इसीलिए जो है डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे अपन का इंडिया का ही दिया हुआ है, पुणे हो गया एग्जांपल। तो यही कुछ है सोशल के बारे में। अब बात करते हैं कल्चरल के बारे में। प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल। ठीक है, सही बात बोलिए। जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस होंगे वहाँ पे पीपल अट्रैक्ट होंगे कि भाई हाँ मुझे भी यहाँ रहना है, यहाँ पे रिलीजन है, कल्चरल है, सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। जैसा कि हो गया वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक के बारे में। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू आर अट्रैक्ट टू दीज एरियाज। ठीक है, अब इसमें बोला है इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब उसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट होंगे, काम मिलेगा बहुत सारे लोगों को, जैसे लेबर्स हो गया और वही सब काम। तो वहाँ पे क्या होता है कि ना एरिया जो पीपल है वो अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भाई हमें काम मिलेगा। वैसे ही काम यू मिल ऐसे बहुत कम लोगों को ऐसे काम मिल जाता है, मगर इंडस्ट्रीज में लेबर लोगों को बहुत इजीली वर्क मिल जाता है। तो वहाँ पे जो है पीपल अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे लेबर्स की पॉपुलेशन जो लोग हैं वहाँ ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि ओसाका इन जापान हो गया, मुंबई इन इंडिया हो गया, आर द टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। यही दो एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, अपना इंडिया का मुंबई और जापान का ओसाका। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज के बारे में। अब अब ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज refers to change in number of people during a significant time। अब इस जो पॉपुलेशन चेंज है इसका मीनिंग क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है, जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। ये बात बिल्कुल सही कही है, जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अमेरिका से इंडिया आ जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, कहीं से कहीं जा रही है, कभी कम ऊपर जा रही है पॉपुलेशन रेट, कभी नीचे जा रही है, तो स्टेबल नहीं है। It has increased manifold as seen in figure 16.3। तो गाइस यहाँ पे ये दिया हुआ है एक पॉपुलेशन ग्राफ अपना 500 BC से 500 BC से लेकर पूरा 2025 का भी दिया हुआ है। ठीक है, ये 500 BC, 0, 1000, 1500, 1800, 1900, 1950,
और 1974, 1999, 2025 जो कि अभी आया भी नहीं है, पता नहीं कैसे इन्होंने निकाल दिया। तो ये है कुछ पॉपुलेशन ग्राफ जो है हमारे इस पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, तो 500 में 100 मिलियन लोग रह रहे थे, 0 वाले में 170, 1000 वाले में 265, 1500 में 425, 1800 में 900 मिलियन लोग रह रहे थे, और 19,000 में 1625 मिलियन लोग रह रहे थे, और 1950 में 2500 लोग रह रहे थे। 1974 में यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली 4000 लोग रह रहे थे, और 1999 में अप्रोक्स 6000 मिलियन लोग, कहाँ 100 मिलियन और कहाँ पे 600 मिलियन, और 2025 में हो जाएंगे अप्रोक्स 8000, एक सेकेंड, 8525 मिलियन लोग। भाई साहब बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ। ठीक है, ये ऐसा जो पॉपुलेशन का जो चेंज हो रहा है वो मेनली जो मेन कॉज होता है ना उसका, वो होता है बर्थ्स एंड डेथ्स। ठीक है, और फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड of human history until the 18,000s, the world's babies were born but they died early too. अब पहले के ज़माने में जो 18s का जो ज़माना था उसमें क्या है, बच्चे बॉर्न तो हो रहे थे मगर बहुत जल्दी एज में मर जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कम ही रह रही थी, पॉपुलेशन का चेंज है वो कम हो रहा था। ठीक है, दिस वॉज एज देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। अब यही बात होगी कि वो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन हेल्थ से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पॉपुलेशन फैसिलिटी ज़्यादा नहीं दी गई थी उन लोगों को, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज और सिग्निफिकेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। अच्छे फूड नहीं दिए जा रहे थे, बासी खाना दिया जा रहा था जिनसे उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, और इलाज भी अच्छे नहीं किए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं थी। तो इसी के थ्रू जो है जल्दी लोग भी मर रहे थे और बच्चे बॉर्न भी हो रहे थे। ठीक है, और farmers were not able to produce enough to meet the food requirement for all the people. फार्मर्स भी इतना मतलब वो नहीं खाना प्रोड्यूस कर पा रहे थे ताकि सारे लोगों को जो है उसका रिक्वायरमेंट मिल जाए। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी लो। टोटल मतलब कितने परसेंट जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है वो है बिल्कुल लो, अप्रॉक्स होगी 10 to 20%, वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1% 2% अप्रॉक्स। ठीक है, अब आते हैं आगे। इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। ठीक है, अब 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 1 बिलियन। 155 years later, in 1959, the world population reached 3 billion. ठीक है, अभी 19 में इतने हो गई, 1959 में 3 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी एकदम बहुत ही तेज़ी से जो पॉपुलेशन है अब ग्रो हुई है और इसे हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब बात करते हैं इन 1990, 40 years later the population doubled to 6 billion. ठीक है, 40 साल में जो पॉपुलेशन है 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई, अप्रॉक्स डबल हो गई पूरी। ठीक है, द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट विथ better food supply and medicine deaths were reducing while the number of birth still remained fairly high. अब इसका क्या रीज़न हुआ, क्योंकि जो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी दी जाती थी, प्रॉपर फूड का सप्लाई दिया जा रहा था, डेथ्स कम हो गई थी और वही बर्थ वही वैसे की हाई रही थी इसलिए।
births are usually measured using the birth rate, i.e. the number of living birth per 1000 people. ठीक है, अब बर्थ रेट जो होती है ना, जो बर्थ रेट होती है उसे हम लोग कैसे गिन सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक वो होता है द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ पर 1000 पीपल। ठीक है, हर 1000 पीपल में कितने लोग, मतलब कितनी देर में 1000 लोग बढ़ रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं। ठीक है, death rates usually measured by death rate, deaths are usually measured using the death rate, the number of deaths, बस बर्थ की जगह यहाँ पे डाल दिया deaths, वही सेम मेथड है। ठीक है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। ठीक है, अब माइग्रेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जो माइग्रेशन है वो क्या होता है, अभी आपको एक एरिया से, जैसे इंडिया से आप बाहर जाते हो, इंडिया से आप बाहर जाओगे यूएसए, फिर यूएसए से आप बाहर निकलोगे, आप आओगे इंडिया में, तो वही इन एंड आउट जो हो रहा है ना, वो होता है माइग्रेशन, उसको कहेंगे हम लोग माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये हमें पहले भी आपको बता दिया था। बर्थ और डेथ्स होती है वो पॉपुलेशन चेंज के नेचुरल कॉज होते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब मान लो अगर आपको कोई कंट्री की नेचुरल ग्रोथ रेट निकालनी है और उसकी बर्थ रेट मान लो कैसे क्या मानोगे, 15% मान लेते हैं। ठीक है, और डेथ रेट हम लोग मान लेते हैं 5%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा ना 10%, वो उसकी उसकी नेचुरल ग्रोथ होएगी। ठीक है, तो एक अपन ने क्या निकाला, 10% इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, द पॉपुलेशन इंक्रीज in the world is mainly due to rapid increase of natural growth rate। ठीक है, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसका मेन कॉज होता है नेचुरल ग्रोथ रेट। तो आज के इस पार्ट के भी हमारे जो दो पेज है, ये वाला पेज और नीचे वाला पेज, दोनों हमने आपको समझा दिया है। तो इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट 2 था इस चैप्टर का। पार्ट 1 भी हमने डाल दिया है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ। और ये था हमारा पार्ट 2, और नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे नेक्स्ट 2 पेजेस की, जो कि है 5 and 6 इन द पार्ट 3। ठीक है, तो इसका ही हम लोग वेट करेंगे, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो, या वैसे ये प्रीमियम होने वाला है तो आप चैट भी कर सकते हो। और पिछले वीडियो में क्या हो गया था कि मैंने गलती से ये मेड फॉर किड्स कर दिया था, जिससे आप लोग लाइव चैट नहीं कर पाए थे, मगर इस वाले प्रीमियर में आप कर पाए होंगे, अभी कर सकते होंगे। तो जाओ फटाफट, जो भी डाउट है लाइव चैट में लिखो, और मैं पढ़ ही रहा हूँ उसको। और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपने लाइव अभी नहीं देख रहे हो तो बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी होगा। आज की वीडियो में हमने आज 2 पेज किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट के 2 पेज 5 and 6। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जाओ या फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट्स में जो भी डाउट है सब लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। हेलो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। और गाइस, इसके हमने 2 पार्ट पहले ही बना दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से जाओ, आप हमारे चैनल का खोलो, उसमें टॉप 2 वीडियोस, वही 2 वीडियो होने वाली है। और उन 2 पार्ट्स में हमने पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको समझा दिया था। आज हम लोग आपको समझाने वाले हैं पेज नंबर 5 और ये पेज नंबर 6। ठीक है, दोनों ही पेज जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब 6 तो इतना बड़ा नहीं है, और 5 वाला ठीक ठाक है। तो अभी फटाफट से पहले मैं चालू कर देता हूँ। आपको मैंने याद होगा लास्ट वाले वीडियो में ये ग्राफ भी आपको समझा दिया था। तो यहाँ तक हमने पूरा समझ लिया, अब इसके नीचे से हमें समझना है अगले 2 पेज। फिर उसके बाद 4th में भी हमें 7 और 8 जो है आपको समझा देंगे। फिर 9th से तो वो सब MCQs है, उसे भी हम पार्ट 4 में ही देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 5 से। ठीक है,
माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। ठीक है, अब माइग्रेशन एक ऐसा वे है जिससे जो पॉपुलेशन की साइज़ होती है ना वो चेंज होती है। अब जैसा कि मान लो पॉपुलेशन की साइज़, जैसे माइग्रेशन इज माइग्रेशन में आपको क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की जो साइज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पर स्क्वायर किलोमीटर में मतलब जैसे 51 लोग रह रहे हैं, तो माइग्रेशन अगर होएगा तो माइग्रेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मतलब कहीं और दूसरे किसी शहर से किसी दूसरे शहर को जाना। ठीक है, तो अगर मान लो एक स्क्वायर मतलब इंडिया में रह रहे थे, मान लो एक सेकेंड, मान लो अगर इंडिया में मान लो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इसमें लोग रह रहे हैं 1 करोड़ मान के चलते हैं। ठीक है, 1 करोड़ लोग। अब मान लो इसमें से 0.5 लोग 1 लाख लोग जो है माइग्रेट कर जाते हैं यूएसए के लिए। ठीक है, यूएसए चले जाते हैं। तब यहाँ पे क्या होएगा, माइग्रेशन में पॉपुलेशन की साइज़ यहाँ पे थी 1 करोड़, अब उसमें से 1 लाख माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस होएगा ना, तो कितने बचेंगे, 99 लैक्स बचेंगे। तो माइग्रेशन करने से जो है पॉपुलेशन की साइज़ वो होती है चेंज। अगर एक जना भी जाएगा तो भी 999999 जो है वो बचेंगे लोग, तो उससे भी जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, मगर हाँ होती है। अगर 1-2 लोग या जाते हैं तो माइग्रेशन से जो है वो चीज़ होती है। अब होता है इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री एंड एमिग्रेंट आर दोज हु अराइव अ कंट्री। अब जैसे बताया माइग्रेशन, इंडिया से वो लोग गए यूएसए। ठीक है, इंडिया से वो लोग गए यूएसए। ठीक है, अब जो लोग हैं जो इंडिया को छोड़ रहे हैं, वो आर लिविंग इंडिया, आर कॉल्ड एमिग्रेंट। ठीक है, अब जो इंडिया को छोड़ के यूएसए जा रहे हैं, ठीक है, यूएसए छोड़ के जा रहे हैं, तो ये इंडिया के जो लोग हैं जो इंडिया छोड़ रहे हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे एमिग्रेंट। और जो यूएसए में जो लोग जा रहे हैं ना, जो इंडिया से जो लोग यूएसए जा रहे हैं, तो यूएसए के अंदर वो क्या कहलाएंगे, एमिग्रेंट्स। और इंडिया से जाने वाले लोग को क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। ठीक है, कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स इन इमिग्रेशन और एमिग्रेंट्स। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे इमिग्रेंट्स हुई है, मतलब बहुत सारे लोग जो है उस कंट्री में आए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग यूएसए भी जाते हैं और कोई दूसरी कंट्री से, और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया भी जाते होंगे, तभी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, सूडान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट ऑफ माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, अब एक सूडान एक ऐसी कंट्री है जिसमें से बहुत सारे लोग वो कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, द जनरल ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन। ठीक है, अब जो जनरल ट्रेंड होते हैं, ठीक है, जो जनरल ट्रेंड होते हैं, जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं लेस डेवलप्ड नेशन और मोर डेवलप्ड नेशन। जो जो द जनरल ट्रेंड है ना, उसको हम लोग बोलेंगे द लेस डेवलप्ड, और जो इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे उन्हें हम लोग मोर डेवलप्ड नेशंस बोलेंगे। जहाँ से जो लोग हैं मतलब आप पहुँच रहे हैं, तो जनरल ट्रेंड है उसे हम लोग बोलेंगे वो। ठीक है, अब इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, अब ऐसा होता क्यों है, बहुत सारे लोग जो है एक किसी शहर को छोड़ के कोई दूसरे शहर में जाते क्यों है, उसके जो मेन रीजंस क्या होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन कंट्रीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल में मूव टू रूरल एंड अर्बन एरिया, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, एजुकेशन होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि रूरल एरियाज़ में इतनी अच्छी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये हमने पहले ही पढ़ा था। The rates of population growth vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing with growth. ठीक है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जो पॉपुलेशन की जो रेट्स होती है, जो उनकी जो ग्रोथ होती है, वो ना वर्ल्ड थ्रू वेरी करती है।
ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो अगर बढ़ रही है बहुत ही तेज़ी से, या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है तेज़ी से, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसने कर दिया है। द कंट्रीज़ आर नॉट एक्सपीरियंसिंग देयर दिस ग्रोथ। ठीक है, वैसे वो कंट्रीज जो होते हैं वो ग्रोथ मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ग्रोथ। क्योंकि जगह कोई जगह होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली कि हाँ भाई ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री की। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जैसे केन्या हो गया, उसमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट होती है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट नाउ। अब उसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट्स भी होती है, हाई डेथ रेट्स भी होती है इस समय में, आज के दिन में केन्या के अंदर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ठीक है। विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉलन। अब उसमें क्या होता है, अब इस साल मतलब अभी आज के दिनों में जो है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी डेवलप कर दी है इन लोगों ने, इसलिए जो डेथ रेट है वो और भी कम हो चुकी है। बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग द हाई ग्रोथ रेट। अब बर्थ रेट भी मतलब हाई की हाई है, डेथ रेट भी कम हो गई है, तो क्या होता है जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो हाई हो जाती है। लोग मरेंगे भी कब, पैदा भी ज़्यादा होंगे, तो आप समझ लो कि कैसे हो रहा है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो दैट एंड लो बर्थ रेट। ठीक है, अब जैसी कंट्रीज़ हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गई ना, तो वहाँ पे बहुत कम लोग मरते भी हैं और बहुत कम लोग जिंदा भी होते हैं, तो उसके लिए बहुत धीरे धीरे जो उसकी पॉपुलेशन है वो मतलब उतनी की उतनी ही है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो कंट्री है वो भले कितनी भी क्राउडेड हो, मगर उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। ठीक है, अब इसमें यही बात समझाई जा रही है। अब जो जापान है वो उसमें बहुत दोनों ही मतलब बांग्लादेश और जापान दोनों ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, मगर जापान में जो है इकोनॉमिकली बहुत इकोनॉमिक लेवल बहुत ज़्यादा है when compared to Bangladesh. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. ठीक है, अब हम लोग किसी पीपल के बारे में जानना चाहते हैं, या वी नीड टू नो अबाउट मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें उनकी क्वालिटी के बारे में और जानना होता है, तो हमें उसके जो पीपल के जो रिसोर्स है हमें उसे देखना होता है। अब कोई इंसान होता है, ठीक है, वो अपना दिमाग या स्किल्स यूज़ करके एक रिसोर्स बनाता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जो कि चैप्टर जिसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो एक आदमी की क्वालिटी को जानने के लिए हमें उसके रिसोर्स को देखना पड़ता है, उसकी स्किल्स को देखना पड़ता है एज टॉकली। People vary greatly in their ages, sex, literacy level, health condition, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक लेवल। अब जो पीपल है वो वेरी करते हैं बहुत ग्रेट एजेस के थ्रू, जेंडर के थ्रू, लिटरेसी के थ्रू, लिटरेसी लेवल के थ्रू, हेल्थ कंडीशन के थ्रू, ऑक्यूपेशन के थ्रू, इकोनॉमिक लेवल के थ्रू। ठीक है, ये सब कुछ फैक्टर्स है जिनसे एक आदमी को हम लोग एक चीज़ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब वेरी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना पीपल की, जो एज हो गया, जो जेंडर हो गया, जो लिटरेसी लेवल हो गया, हेल्थ हो गया, कंडीशन हो गई, हेल्थ कंडीशन हो गई, ऑक्यूपेशन हो गई, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट भी होती है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। Population composition refers to the structure of the population. The composition of population help us to know. ठीक है, अब पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन होता है उसको वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन है हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स, which age group they belong to, how educated they are and what type of occupation। वही चीज़ है, कितने मेल है कितने फीमेल है, कौन सी एज के हैं,
वो कितना एजुकेटेड है, क्या उनकी इकोनॉमिक लेवल है, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, और यही सब क्या हेल्थ कंडीशन है, यही सब है। तो अभी हमने इधर तक पढ़ लिया है। अब ये था पार्ट 3 हमारा, और पार्ट 4 में हम लोग इस चैप्टर के 7 पेज और 8 पेज को भी पढ़ लेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, और मुझे जो भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। अगर इसके हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, तो अगर नहीं देखे तो फटाफट से जाओ देख लो उन 3 वीडियो को। और ये है हमारा 4th पार्ट इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर आपको हम लोग 7th पेज और 8th पेज समझाने वाले हैं, जो कि इस पेज के आखिरी पेजेस हैं। और उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर देंगे, आपको मार्क करा देंगे कि भाई कहाँ पे कौन सा आंसर है, ताकि आपके लिए याद करना भी आसान हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं पेज नंबर 7 से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जो है समझा दिया था। जो ये भी 6th पार्ट में है, उसकी लास्ट लाइन में फुल स्टॉप नहीं था, तो इसलिए हमने आपको यहाँ तक समझा दिया था। अब हम लोग इसके आगे आपको समझाते हैं व्हाट देयर इकोनॉमिक। ओके, अच्छा यहाँ तक पूरा समझा, ये पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया था आर तक। ठीक है, पॉइंट आ गया ना, फुल स्टॉप, जहाँ पे नेक्स्ट फुल स्टॉप है वहाँ पे हमने पढ़ाया था। अब हम लोग जो है ये एन आपको दिख रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग द पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग वे एक ऐसा है जो पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन होता है ना, उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग वे होता है ना समझने का, पढ़ने का, वो होता है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। अब यहाँ पे सारे जो एजेस ग्रुप होते हैं ना, वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो ब्लू वाले जो पार्ट है जो इस साइड में है, वो है सारे के सारे मेल, और ये जो इस साइड में जो रेड कलर के हैं ये सारे फीमेल, और ये जो ब्लू कलर वाले हैं वो है मेल्स। ठीक है, अब इसमें ये बता हुआ है कि जो जने 1 से लेके 4 तक की एज के हैं वो इतने लोग हैं, और फीमेल्स इतनी है। अब 5 से 9 इतने हैं। अब ये जो लाइन दिख रही है ना एकदम लंबी सी, ठीक है, ये आपको बता रही है कि भाई इसके जो नीचे के लोग हैं ना, वो है एक, वो हम लोग कहलाएंगे किड्स में उसको क्लासिफाई किया जाएगा। और ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, ये पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे यंग वंस। और जो इस लाइन के, सॉरी फॉर सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, तो ये वाली जो लाइन है, इसके जो ऊपर की तरफ में होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड एज, जो कि ओल्ड होते हैं, जो कि अबव 60 से जो अबव होते हैं उसको हम लोग ओल्ड एज में गिनते हैं। और जो 14 से बिलो के होते हैं उनको हम लोग किडोज में गिना जाता है। ठीक है, और जो उनके बीच में आते हैं उसे हम लोग यंग वंस बोलते हैं। ओके, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड समझ आ गया है आपको पूरा। ऑल्सो कॉल्ड एज एन एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, ऐसे एज सेक्स मतलब जेंडर एज के हिसाब का भी इसको वो पिरामिड बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारे एज ग्रुप्स है, मेल फीमेल है, जेंडर है, सब कुछ है, तो इसको हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी बोल सकते हैं। A population pyramid shows the total population divided into various ages groups, example 5 to 9 years and 10 to 14 years। जब इसमें पॉपुलेशन पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या बताता है, वो बताता है कि मतलब डिफरेंट एज ग्रुप जो होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 10 से 14 तक के बच्चे होंगे, और यहाँ पे ये बीच के जो लोग हैं ये इसको हम लोग यंग वंस बोलेंगे। जो ऊपर के लोग हैं उनको हम लोग ये वाले जो लोग हैं इनको हम लोग ओल्ड एज बोलेंगे, ये वाले हम लोग बोलेंगे यंग वंस, और इसे हम लोग बोलेंगे किडोज। ठीक है,
तो यही एज ग्रुप्स में जो ये डिवाइड किए जा रहे हैं ना, 1/4, 5/9, 1/4, 5/9, 10/14, 15/19, 30/24, तो ये एज ग्रुप्स है जो कि डिवाइड किए जाते हैं। द percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups। ठीक है, अब दूसरी चीज जो पॉपुलेशन पिरामिड शो कर रहा होता है वो है ये एज, सेक्स, जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई ये एजेस, एज ग्रुप्स, और दूसरी चीज हो गई ये वाले जेंडर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को पॉपुलेशन पिरामिड बताता है एक कंट्री के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, फटाफट से इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, पर फिर भी एक बार ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये एक बच्चा है, ये पूछता है व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम। ठीक है, ये ना एक सवाल पूछता है इस लड़की से कि भाई ये ट्रायंगुलर शेप जो डायग्राम है ये क्या चीज़ है। तो फिर ये जो लड़की है ये बोलते हैं दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, जो कि अभी हमने पढ़ा है। फिर ये जो लड़का है ये पूछता है कि भाई ये क्या होता है भाई, व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। ये बोलते हैं it shows the percentage it shows the percent number of males or females in a country along with their age groups। जो कि हमें अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो पढ़े हैं ये दो, इन्हीं को ही ये बच्ची भी बोल रही है कि पॉपुलेशन पिरामिड वो होता है, वो एक परसेंटेज बताता है कि मेल और फीमेल एक कंट्री के अंदर कितने हैं, एज ग्रुप बताता है उस कंट्री के हिसाब से। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये कुछ इसी तरीके से इसे डिस्क्राइब किया जाता है। फिर ये जो लड़का है ये बोलता है कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज। ठीक है, अब ये लड़का बोलता है कि क्या हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक कंट्री की पॉपुलेशन को। तो बोलती है श्योर, लेट्स इन्वेस्टिगेट 3 कंट्रीज। अब हम लोग 3 कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ये जो शेप होता है ना इसका, ये जो पिरामिड का शेप होता है ट्रायंगुलर शेप, ये जो होता है वो एक कंट्री के पॉपुलेशन की स्टोरी बताता है। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के पीपल की लिविंग के हिसाब से उसकी स्टोरी बताता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कंट्री है, ठीक है, अब जैसे इंडिया ही ले लो। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, जैसे ये इंडिया का ही पॉपुलेशन पिरामिड है, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो शो करता है कि जो स्टोरी है, क्या स्टोरी है एक इंसान की। तो भाई देखो, इतने लोग जो है बॉर्न कर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं इतनी एज पे, इतने लोग जो है मतलब मिडिल एज में इतने लोग हैं। तो ये जो है पूरी स्टोरी बताता है इंसानों के ऊपर। The number of children below 15 years are shown as the bottom and reflect the level of birth। ठीक है, अब इतने में जो बाहर जा रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कितनी बर्थ हो रही है वो हम लोग इस इतने जो 3 लाइन है इससे पता लगाएंगे। जो बर्थ रेट होती है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं बर्थ रेट हमने पढ़ लिया है। हाँ, जो बर्थ रेट होती है वो इन 3 लाइनों के हिसाब से देखी मतलब की जाती है, और जो डेथ रेट होती है वो ऊपर के 3 लाइन से देखी जाती है। ठीक है, और उसको जो है हम लोग बोलते हैं द बॉटम। बॉटम में ही है, सबसे नीचे है बर्थ रेट, और जो डेथ रेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे द टॉप। बस सिंपल सी चीज़ है। The size of the top shows the number of aged people। अभी जो टॉप में है ये बताएगा कि कितने बुढ़े लोग हैं, और वो ये भी बताएगा कि कितनी डेथ रेट हो रही है। इससे पता लगाएंगे हम लोग कितनी डेथ रेट है इस कंट्री के हिसाब से, अबव 65 ईयर्स। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, वही बात है, डेथ रेट ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये बर्थ रेट रिफ्लेक्ट करेगा। ये बताएगा कि कितने जने बर्थ हो रहे हैं, ये बताएगा कि कितने जने ओल्ड एज वाले हैं। तो यही बात है। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर वाला जो ये वाला ग्राफ है इसमें मैंने यही सब चीज़ें अभी आपको समझाई है। अब आगे पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर
इन अ कंट्री। अ पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बताता है कि हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री, कितने डिपेंडेंस है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, सॉरी, डिपेंडेंस है एक कंट्री के अंदर। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें बताता है ये कितने डिपेंडेंस है एक कंट्री के अंदर। देयर आर टू ग्रुप्स, द डिपेंडेंस यंग डिपेंडेंस बिलो 15 ईयर्स एंड द एल्डरली डिपेंडेंट एज्ड। अब इसमें हमें दो डिपेंडेंट बताए जा रहे हैं इस पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू में। दो डिपेंडेंस बताए जा रहे हैं। दो, पहला तो ये नीचे वाला जो कि है बर्थ रेट जो कि बिलो 15 है, और दूसरा हो गया ये ऊपर वाला जो कि है डेथ रेट, जिसको हम लोग बोलते अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये जो बीच वाले हैं ना, जो वर्किंग एज में होते हैं, जो काम वगैरह करते हैं, वो इकोनॉमिकली एक्टिव है। ठीक है, the population pyramid of a country in which birth and the death rate both are high is both at a base and rapidly narrow towards the top। ठीक है, अभी मैं ये बता हुआ जैसे एक कंट्री है उसके अंदर बर्थ भी हाई है, डेथ रेट्स भी हाई है, तो उसमें क्या होगा ना, जो नीचे की जो लाइन होगी ना वो भी बहुत लंबी होगी, और जो ऊपर की जो लाइन होगी वो बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना, अगर डेथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग बचेंगे नहीं, तो इसलिए छोटी सी होगी, और अगर बर्थ ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा होंगे तो बड़ी भी रहेगी। ठीक है, यही डिफरेंस है। This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adult and there are very few old people. This situation is type, type, typified by the pyramid shown for Kenya। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर बर्थ रेट हाई होगी तो फिर ये बड़ा होगा, और अगर डेथ रेट हाई होगी तो फिर ये छोटा होएगा। वही यही सेम चीज़ आपको ये जो केन्या का जो पॉपुलेशन पिरामिड है ना, ये वाला, ये आपको बता रहा है। ठीक है, अब इसमें केन्या ऐसी देश है, वहाँ पे बॉर्न भी बहुत ज़्यादा हो रही है, डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो है बहुत ज़्यादा रॉड है, ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा है, और ये वाला बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यही फ़र्क हमें दिख रहा है अभी। ठीक है, तो वही बात हो गई कि अगर बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो नीचे वाला ज़्यादा होगा, और अगर डेथ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग बचेंगे नहीं, तो ऊपर वाला कम होगा। ठीक है, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट especially among the very young are decreasing, the pyramid is above in the younger age group because more infants survive the adulthood. This can be seen in the pyramid of India। तो गाइस वही बात हो रही है, बच्चे बॉर्न हो रहे हैं मगर बहुत कुछ जने होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं और फिर वो एडल्ट बनते हैं, और वही बहुत कम लोग जीते हैं। मतलब बहुत ओल्ड एल्डरली लोग भी बहुत कम मतलब है, मतलब वहाँ पे तो बर्थ रेट छोटी है, और ये भी थोड़ी बहुत है मगर फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में कम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक सेकेंड, such population contains a relative, relatively large number of young people and which means a strong and standing labor force in like country जापान। अब भाई ये है पिरामिड जापान का, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये है पिरामिड जापान का, और ये है पिरामिड इंडिया का, और ये है पिरामिड केन्या का। ये दो तो फिर भी एकदम सही है, उससे हम लोग बोल सकते हैं। अगर भाई केन्या का देखो भाई एकदम ऐसा उबड़ खाबड़ है, यूं यूं यूं, और इंडिया का कैसा नॉर्मल सा है, ये भी नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसके थोड़ा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बर्थ है वो भी बहुत वही बात हो गई, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं छोटी एज में,
जापान में क्या होता है कि बच्चे बॉर्न होते हैं और कुछ ही महीनों में मर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि जीते हैं। अब ये ना, यहाँ पे जो है ना एडल्ट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जापान में, और यहाँ पे डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ओल्ड एल्डर में। तो यही फ़र्क है, जिस जिस हिसाब से उसकी डेथ होगी, बर्थ रेट होगी, उसी हिसाब से उसका जो पिरामिड है वो होगा। Low birth rate makes the pyramid narrow at the base. Decreased death rate allow number of people to reach old age. वही है, यही बात बता रहे, अगर बर्थ लो होगी तो नीचे वाला कम होगा, और अगर एल्ड एज लोग ज़्यादा जी रहे हैं तो बर्थ रेट कम होगी, जो तो कि यहाँ से जो है बड़ा होएगा। ठीक है, स्किल्ड, स्प्रिंटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook for the future of any nation। ठीक है, अब जो यंग पीपल्स होते हैं, जैसे अपने पापा मम्मी हो गए, उनकी जो स्किल्स हो गई, स्प्रिंट्स हो गए, वो एक होप हो गई, यंग होप हो गए एक नेशन के आउटलुक, उसके नेशन के फ्यूचर के लिए। ठीक है, we in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skills and opportunity to become able and productive। अब हमारे इंडिया में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती है, और हम लोग उन्हें, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो किसी काबिल बन सके, और वो कुछ प्रोडक्टिव टाइप भी कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और यह है हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। 4 पार्ट बने हैं, बहुत मेहनत लगी है, तो इस हिसाब से भैया आप सपोर्ट भी करना है यार चैनल को। और अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। सिर्फ हम लोग ये जो क्वेश्चन 2 है ये डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू। ऐसा कौन सा टर्म है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रिफर करता है। ऑप्शन ने बता रहा है हाउ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन of a number of people born in specified area, the way in which people are spread across a given area। तो इसका आंसर है ए, हाउ पॉपुलेशन इज स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। बढ़ते हैं दूसरे पे। विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। बर्थ, death and marriage, birth, death, migration, birth, death, life expectancy। तो इसका आंसर होगा ये बी। In 1999 the world population reached। तो यहाँ पे बताया हुआ है, ये आपको दिखाया था ना। हाँ, अब 1999 में क्या पॉपुलेशन थी। 1999 में जो पॉपुलेशन रीच की थी वो 6 बिलियन थी, तो एज हो गया वो 6 बिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, 6 बिलियन। What is population pyramid? The graphical presentation of age, sex, composition of a population when the population density of an area is so high that people live in tall building, pattern of population distribution in large urban areas। तो इसका आंसर ए है, the graphical presentation of the age, sex, composition of a population। तो गाइस आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, और फाइनली इतने देर बाद जो है, मतलब इतने दिन से हम लोग यही चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना अगली वाली वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर से बताना। अगर कोई भी डाउट है तो मैं उसे हाथों हाथ रिजॉल्व भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।